वेलकम अगेन। हमने लास्ट क्लास में फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया था प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। क्लास 11 का टॉपिक फोटोसिंथेसिस का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें फोटोसिंथेसिस की बेसिक रिएक्शन और इसके स्टेप हमने डिस्कस किए थे। फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन हमने पिछली क्लास तक स्टडी कर ली थी। इस क्लास के अंदर हम फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन, जिसको हम C3 साइकिल पढ़ेंगे कहते हैं, उसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो यहाँ देखिए हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं। फोटोसिंथेसिस के अंदर दो रिएक्शन पड़ी जाती है, एक है लाइट रिएक्शन और दूसरी है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम C3 साइकिल या केल्विन साइकिल इसको कहा जाता है। लाइट रिएक्शन में साइक्लिक ईटीएस और नॉन साइक्लिक ईटीएस हमने अच्छे से पढ़ लिया था। नॉन साइक्लिक ईटीएस का दूसरा नाम है जेड स्कीम। और हमने अच्छे से ये बात कर ली थी, जो साइक्लिक ईटीएस होता है उसमें पर साइकिल 2 एटीपी प्रोडक्शन होता है, और नॉन साइक्लिक ईटीएस या जेड स्कीम के अंदर 1 एटीपी और 2 NADPH2 का फॉर्मेशन पर साइकिल होता है। और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बनता है ऑक्सीजन का और 4 जल के अणुओं का हाइड्रोलाइसिस होता है। ये पर साइकिल की हम बात कर रहे हैं। हर साइकिल में 2 एटीपी साइक्लिक ईटीएस में और 1 एटीपी और 2 NADPH2 बनेंगे नॉन साइक्लिक ईटीएस जेड स्कीम में। इसको हमने डिटेल से पढ़ा है। आज हम बात करेंगे जो यहाँ पे बने हैं एटीपी और NADPH2, ये आगे चलकर खर्च कहाँ होंगे। तो जो एटीपी और NADPH2 फॉर्मेशन लाइट रिएक्शन में हुआ है वो खर्च होते हैं डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम केल्विन साइकिल और तीसरा नाम है C3 साइकिल। तो यहाँ पे जो डार्क रिएक्शन है इसके अंदर क्या बनने वाला है, इसके अंदर ग्लूकोज फॉर्मेशन होगा। डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए डार्क रिएक्शन क्या मांगता है, 12 NADPH2 और 18 एटीपी इसको चाहिए। तुम मुझे 12 NADPH2 और 18 एटीपी लाके दो, मैं तुम्हें एक ग्लूकोज अणु बना के दूंगा। ये कौन कह रहा है? ये कह रही है डार्क रिएक्शन C3 साइकिल। ये कह रही है 12 NADPH2 और 18 एटीपी लाके दो, मैं तुम्हें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना के दूंगा। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है, डार्क रिएक्शन की रिक्वायरमेंट 12 NADPH2 और 18 एटीपी कौन फुलफिल कर रहा है? ये कर रही है लाइट रिएक्शन। अब तुम कहोगे यहाँ तो 2 एटीपी यहाँ बन रहे हैं और 1 एटीपी और 2 NADPH2 यहाँ बन रहे हैं, तो सही बात है, यहाँ 1 और 1 + 2 बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए लाइट रिएक्शन 6 बार चलती है। तो इसका मतलब यहाँ साइक्लिक ईटीएस भी 6 बार चलेगा। जब साइक्लिक ईटीएस 6 बार चलेगा, 6 दूनी 12 एटीपी यहाँ बनेंगे साइक्लिक ईटीएस में, और ये भी 6 बार चलेगी जेड स्कीम। तो जब जेड स्कीम 6 बार चलेगी तो 6 × 1 6 एटीपी प्लस 6 × 2 NADPH2, तो 12 NADPH2 यहाँ फॉर्मेशन होंगे। तो 12 NADPH2 और 6 + 12 18 एटीपी की जो रिक्वायरमेंट है, पूरी लाइट रिएक्शन 6 बार चलेगी, तब उसकी डार्क रिएक्शन की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। जब 12 NADPH2 और 18 एटीपी डार्क रिएक्शन को मिल जाएंगे तो डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। और हमें पता है पूरा जो फोटोसिंथेसिस है उसके अंदर मेन जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ग्लूकोज। बाई प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो जेड स्कीम में बन चुका है, ग्लूकोज कहाँ बनेगा? डार्क रिएक्शन में। हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है C3 साइकिल। ये नीट के रेस्पेक्ट में भी इम्पोर्टेंट है, साथ में आपके एनुअल एग्जाम के लिए भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम C3 साइकिल यानी डार्क रिएक्शन को डिटेल से आज स्टडी करने वाले हैं। तो C3 साइकिल का ही नाम है डार्क रिएक्शन, अप्रकाशिक अभिक्रिया। डार्क रिएक्शन की खोज ब्लैकमैन द्वारा की गई, लेकिन इसको चक्र के रूप में सबसे पहले अरेंजमेंट केल्विन ने किया था, मेल्विन केल्विन। इसीलिए इसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं। तो C3 साइकिल कह दो, केल्विन साइकिल कह दो या डार्क रिएक्शन कह दो, तीनों एक ही है। और C3 साइकिल जो है ये सभी पौधों में चलती है वर्ल्ड वाइड। तो C3 साइकिल को हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो इसको साइक्लिक प्रोसेस में जो सबसे पहले अरेंजमेंट किया है वो किया है मेल्विन केल्विन ने, इसीलिए इसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं। ये जो है स्टडी करने के लिए C14 यानी कार्बन 14 रेडियो आइसोटोप का यूज किया गया था। और ये जो खोज है किसके अंदर की गई? ये की गई स्कैंडेस्मस
या क्लोरेला के अंदर, जिसको हम ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, इसके अंदर खोज की गई थी। इसके अंदर खोज की गई थी। तो जो C3 साइकिल है उसके 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है इसका कार्बोक्सिलेशन, दूसरा है रिडक्शन और तीसरा रीजनरेशन। कार्बोक्सिलीकरण, अपचयन और पुनरुत्पादन। जो इसका क्रूशियल स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है कार्बोक्सिलेशन, क्रूशियल स्टेप। दूसरा है रिडक्शन और तीसरा है रीजनरेशन। तो हम इस साइकिल को समझते हैं। तो यहाँ पे ये आपके सामने मैंने साइकिल बनाया है। सबसे पहले जो हम बात करेंगे, शुरुआत कहाँ से होगी, वो होगी RUBP। RUBP का पूरा नाम है राइबुलोज बिसफॉस्फेट। ये 5 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल होता है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट। ये C3 साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे पहला एक्सेप्टर होता है। यानी यहाँ पे RUBP के अंदर एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जुड़ेगा। तो हमें पता है 5 कार्बन है और एक छठा कार्बन और आ गया, तो 5 और 1 6 कार्बन हो जाएंगे। 6 कार्बन होते ही यहाँ पे देखो 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट। इसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ 6 कार्बन है और यहाँ 3 कार्बन है, तो इसका मतलब यहाँ 3-फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। 2 × 3 करोगे 6 हो जाएंगे। ये जो प्रोसेस है जिसमें RUBP CO2 को लेकर फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। ये मोस्ट क्रूशियल स्टेप होता है। इसके अंदर एक एंजाइम काम करता है, रुबिस्को, मोस्ट एब्यूडेंट एंजाइम ऑन अर्थ, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। और ये जो रुबिस्को एंजाइम होता है ये दोहरी प्रकृति वाला होता है। ये कार्बन के साथ अलग प्रकार से बिहेवियर करता है और ऑक्सीजन के साथ अलग प्रकार से बिहेवियर करता है। तो ये RUBP रुबिस्को की प्रेजेंस में फॉस्फोग्लिसरेट बना देगा, जिसमें 3 कार्बन होंगे। 3 कार्बन होंगे, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अब जो फॉस्फोग्लिसरेट है उसका हम करेंगे रिडक्शन। रिडक्शन होगा तो जब इसका अपचयन होता है तो इसमें 2 ATP और 2 NADPH2 की आवश्यकता होती है। ये नीट में पूछा गया है कि जो C3 साइकिल है उसमें जो रिडक्शन वाली प्रोसेस है उसमें कितने ATP और कितने NADPH2 चाहिए, 2 ATP और 2 NADPH2 यहाँ लग जाएंगे। और 3-फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल से क्या बन जाएगा, ट्रायोज फॉस्फेट। इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, इसके भी 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। ये भी 3 कार्बन वाला होता है। इसका आगे चलकर ग्लूकोज फॉर्मेशन होगा, यानी इससे ग्लूकोज का सिंथेसिस होगा ट्रायोज फॉस्फेट से। ट्रायोज मतलब 3 कार्बन वाली शर्करा है, ये शुगर है। ये ट्रायोज फॉस्फेट का अब रीजनरेशन होगा। रीजनरेशन में 1 ATP यहाँ खर्च हो जाएगा और वापस क्या बन जाएगा, RUBP। अगर ये रीजनरेशन नहीं होती, ये साइकिल यही रुक जाएगा। तो साइकिल को हमें चलाना है, इसीलिए इसको रीजनरेट करना आवश्यक है। तो यहाँ ट्रायोज फॉस्फेट से रीजनरेट होकर 1 ATP लगेगा और वापस राइबुलोज बिसफॉस्फेट 5 कार्बन वाला RUBP फॉर्मेशन हो जाएगा। ये पूरी साइकिल है, इसको हमने बोला है C3 साइकिल, या इसी को हम कह सकते हैं केल्विन साइकिल। तो आपका जो एनुअल एग्जाम है उसके अंदर पूछे भाई केल्विन साइकिल क्या है, तो आपको ये वाला साइकिल बनाना पड़ेगा। अब इसमें से अच्छा क्वेश्चन क्या बनेगा, सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रथम ग्राही कौन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रथम ग्राही, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड ली किसने, ये लिए RUBP, राइबुलोज बिसफॉस्फेट 5 कार्बन वाले। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रथम ग्राही है राइबुलोज बिसफॉस्फेट। जो पहला इसका स्थायी उत्पाद बनेगा वो क्या बनता है, वो बनता है फॉस्फोग्लिसरेट या फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन वाला होता है। तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में 3 कार्बन है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, C3 साइकिल बोला गया है। तो यहाँ पे टोटल ATP कितने कंज्यूम हो रहे हैं, 2 ATP लग रहे हैं रिडक्शन में और 1 ATP खर्च हो रहा है रीजनरेशन में। तो टोटल एक साइकिल में 3 ATP खर्च हो रहे हैं, साथ में रिडक्शन में 2 NADPH2 खर्च हो रहे हैं। तो पूरे C3 साइकिल के अंदर, पूरे C3 साइकिल में 1 CO2 फिक्स हो रहा है। अभी हमने इसके साइकिल में कितने CO2 मॉलिक्यूल डाला है,
एक CO2 फिक्स करने के लिए कितने ATP चाहिए? 3 ATP और 2 NADPH2 की रिक्वायरमेंट है, इसको याद रखना है। और हमें पता है जो हमने फर्स्ट डे रिएक्शन लिखी थी, फर्स्ट डे जो हमने रिएक्शन लिखी थी उसके अंदर 6 CO2 से हम बनाएंगे C6H12O6। तो यहाँ पे कितने कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होंगे जब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा? तो यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होंगे तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनेगा। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए हमें 6 CO2 क्या करने पड़ेंगे? फिक्स करने पड़ेंगे। तो यहाँ देखो आप, ये तो है एक CO2 फिक्स हो रहा है इस साइकिल के अंदर, 1 CO2 क्या हो चुका है? फिक्स। लेकिन अभी एक साइकिल एक बार जब चलेगा तो CO2 से ग्लूकोज फॉर्मेशन नहीं होगा, इसको 6 बार चलना पड़ेगा। तो हमें पता है लाइट रिएक्शन कितनी बार चलती है? 6 बार। तो डार्क रिएक्शन भी 6 बार चलती है। तो जब ये 6 बार चलेगा कितने CO2 फिक्स करेगा? 6 CO2 फिक्स करेगा, या एक मॉलिक्यूल किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? ग्लूकोज का। तो 6 CO2 फिक्स करना या एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए हमें कितने ATP और NADPH2 चाहिए? 18 ATP और 12 NADPH2 की आवश्यकता है। इस प्रकार C3 साइकिल हमारा कंप्लीट होता है। इसको हम वापस एक बार रिवीजन में डालते हैं। C3 साइकिल का नाम है केल्विन साइकिल, या इसी को हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। ये सभी प्लांट के अंदर होता है। केल्विन ने इसको साइकिल के फॉर्म में दिखाया। इसमें 3 स्टेप होते हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और तीसरा है रीजनरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बोक्सिलेशन। तो ये जो C3 साइकिल है इसमें CO2 का फर्स्ट एक्सेप्टर है RUBP, 5 कार्बन वाला, और पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, स्थायी उत्पाद बनेगा, वो बनेगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसमें 3 कार्बन होते हैं। इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। पूरी साइकिल में कितने ATP खर्च हो रहे हैं? एक साइकिल में 3 ATP और 2 NADPH2 खर्च हो रहे हैं, और इसके अंदर एक CO2 का मॉलिक्यूल फिक्स होता है। इसको 6 CO2 फिक्स करके एक ग्लूकोज बनाने के लिए इसको 6 बार चलना पड़ेगा। जब ये 6 बार चलेगा तो एक ग्लूकोज के लिए या 6 CO2 के लिए 18 ATP और 12 NADPH2 की आवश्यकता होगी। ये हमें याद रखना है। अब हम जो है अगला एक और विशेष साइकिल है, स्पेशल साइकिल है, जिसको हम कहते हैं C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स C3 प्लांट से ज़्यादा एडवांस होते हैं, ज़्यादा दक्ष होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कम CO2 सांद्रता में भी अच्छे तरह से कार्य कर सकते हैं, कम CO2 सांद्रता में भी अच्छी तरह से कार्य कर सकते हैं। तो अब हम जो पढ़ेंगे C4 प्लांट्स, C4 प्लांट्स ज़्यादा एडवांस होते हैं, हम उसको देखते हैं। ये जो C4 प्लांट्स है ये ज़्यादा दक्ष होते हैं क्योंकि इनके अंदर विशेष प्रकार की एनाटॉमी पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं क्रेंज एनाटॉमी। जो विशेष एनाटॉमी होती है उसका नाम है क्रेंज एनाटॉमी। इसको C4 साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ हमने C3 क्यों बोला था? क्योंकि वहाँ जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बना था 3 कार्बन वाला था, यहाँ पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा 4 कार्बन वाला। C4 प्लांट ज़्यादा क्या होते हैं? एडवांस होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है और ये कम CO2 सांद्रता पे भी अच्छा जो है ग्लूकोज फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्रेंज एनाटॉमी का मतलब है इसमें 2 प्रकार के टिश्यू है या 2 प्रकार की सेल है। पहली जो है वो है मीजोफिल सेल, और हमने इसको पढ़ा ही है क्योंकि जो हमारा C3 साइकिल है वो कहाँ चलता है? मीजोफिल सेल में। और दूसरी जो इसके पास सेल है वो है बंडल शीथ सेल। जो मीजोफिल सेल है बाहर की तरफ, इसके अंदर पेप्केज एंजाइम होगा यहाँ पे, और जो बंडल शीथ है ये जो हमने अंदर वाली बनी, बंडल शीथ सेल के अंदर रूबीज को एंजाइम पाया जाता है। C3 साइकिल के अंदर मीजोफिल सेल के अंदर रूबीज को एंजाइम होता है, वहाँ ये पेप्केज एंजाइम नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब दोहरे चक्र चलेंगे। C4 प्लांट्स में डबल साइकिल चलती है, इसको हम समझते हैं। पहले ये देखो C4 प्लांट्स है कौन से, इसको याद रखने की ट्रिक है मास, MASS, मेज, अमेरेंथस, सारगम और शुगर केन। गन्ने के अंदर भी C4 साइकिल चलता है। C4 प्लांट्स ज़्यादा एडवांस होते हैं। अब यहाँ पे हम इस साइकिल को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे 2 प्रकार की सेल है।
जो ऊपर वाली सेल है वो है मीजोफिल सेल, जो हमने ये वाली ग्रीन से बनी है, और जो नीचे वाली सेल बनी वो हमने बंडल शीथ सेल बनी है। तो जो बंडल शीथ सेल है उसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है? रूबीस्को। और हमें पता है जहां भी रूबीस्को होगा तो वहां पे C3 साइकिल चलेगा, तो यहाँ पे C3 साइकिल चलने वाला है। तो जो मीजोफिल सेल है इसके अंदर यहाँ पे रूबीस्को नहीं है, यहाँ होता है पेप्केज एंजाइम। मीजोफिल सेल के अंदर पेप्केज एंजाइम। तो ये जो सेल है सबसे पहले इसमें जो CO2 का फर्स्ट एक्सेप्टर होता है, जो सबसे पहले CO2 को ले रहा है वो होता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, PEP, 3 कार्बन वाला होता है। C3 में 5 कार्बन वाला RUBP होता है फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर। यहाँ पे 3 कार्बन वाला फॉस्फोइनोल पाइरुवेट CO2 को एक्सेप्ट कर रहा है। 3 और 1 कार्बन, इसका टोटल हो गए 4 कार्बन। तो जो पहला स्थायी उत्पाद बन रहा है यहाँ पे वो बन रहा है 4 कार्बन वाला, उसका नाम है OAA। OAA का मतलब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में 4 कार्बन होते हैं, तो 4 कार्बन वाला पहला स्थायी उत्पाद बन रहा है, इसीलिए इसको C4 साइकिल बोला गया है। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और जो CO2 का प्रथम ग्राही है वो है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट 3 कार्बन वाला। इसके साथ ये मिलकर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाएगा। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड में, या इसको हम कह सकते हैं एस्पार्टिक एसिड। इसके अंदर 4 कार्बन होते हैं। फिर ये वाला मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड मीजोफिल सेल के अंदर से निकलकर बंडल शीथ सेल में प्रवेश कर जाएगा। तो ये मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड ये किस में घुस जाएगा? बंडल शीथ सेल में। बंडल शीथ सेल में कौन सा एंजाइम काम करता है? रूबीस्को। और मीजोफिल सेल में कौन सा एंजाइम काम करता है? पेप्केज। तो यहाँ रूबीस्को एंजाइम मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड जो 4 कार्बन वाला होता है उसको कन्वर्ट कर देगा पाइरुविक एसिड में। तो 4 कार्बन से पाइरुविक एसिड 3 कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब 1 कार्बन यहाँ कम हो रहा है, तो 1 CO2 का मोलिक्यूल यहाँ बाहर निकलता है। ये एक्स्ट्रा CO2 मोलिक्यूल C3 साइकिल को मिल जाएगा। तो जो C3 साइकिल है उसको एक्स्ट्रा CO2 मिल रहा है, यानी C4 प्लांट में CO2 की कम सांद्रता पे भी ये काम चलता रहेगा। और ये पाइरुविक एसिड वापस मीजोफिल सेल में जाएगा और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट का फॉर्मेशन करेगा। इसके अंदर पेप्केज एंजाइम चाहिए और यहाँ 2 एक्स्ट्रा क्या खर्च हो रहे हैं? 2 एक्स्ट्रा ATP खर्च हो रहे हैं। ईच साइकिल C3 साइकिल के प्रत्येक साइकिल के अंदर कितने ATP खर्च हो रहे हैं? 3 ATP प्लस 2 NADPH2 खर्च हो रहे हैं हर एक साइकिल में। और एक्स्ट्रा यहाँ कितने ATP और खर्च हो रहे हैं C4 के अंदर? तो 2 ATP एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं। तो वापस यहाँ देखते हैं, एक CO2 को फिक्स करने के लिए, ये देखो ये CO2 इस साइकिल में घुसा, एक CO2 को फिक्स करने के लिए C3 में 3 ATP और 2 NADPH2 चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर पाइरुविक एसिड से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनता है वापस, तो यहाँ 2 एक्स्ट्रा ATP खर्च हो रहे हैं। तो 3 और 2 5 ATP। तो C4 साइकिल में कितने ATP खर्च होंगे? एक CO2 को फिक्स करने के लिए 5 ATP और 2 NADPH2। और एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए इसको भी कितनी बार चलना पड़ेगा? 6 बार। 6 बार जब चलेगा तो कितने CO2 फिक्स होंगे? 6 CO2 फिक्स होंगे। तो 6 CO2 को फिक्स करना या एक ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए, अब जब ये 6 बार चलेगा तो 6 × 5 6 पंजे 30 ATP और 6 × 2 12 NADPH2 खर्च होंगे। यहाँ पे 30 ATP और 12 NADPH2 चाहिए एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए। जबकि C3 साइकिल में कितने चाहिए? C3 साइकिल में हमें ये 18 ATP और 12 NADPH2 चाहिए थे, जबकि यहाँ एक्स्ट्रा 12 ATP खर्च हो रहे हैं क्योंकि ईच साइकिल 2 ATP एक्स्ट्रा लग रहा है। 6 बार चलेगा, 6 दूनी 12 ATP एक्स्ट्रा खर्च होंगे। अब थोड़ा इसको वापस C3 और C4 को साथ में देखते हैं।
तो ये देखिए C3 साइकिल, C3 साइकिल में फर्स्ट जो स्टेबल आपका प्रोडक्ट बना था वो 3 कार्बन वाला बना था, जिसको हमने बोला फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरेट। और जो यहाँ CO2 का फर्स्ट ग्राही था, एक्सेप्टर था, वो था 5 कार्बन वाला राइबुलोज बिसफॉस्फेट RUBP। यहाँ पे टोटल 3 ATP और 2 NADPH2 पर साइकिल खर्च हुए थे। तो 6 बार चलेगा तो यहाँ 18 ATP और 12 NADPH2 का खर्चा आया था एक ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए, फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए C3 साइकिल में 18 ATP और 12 NADPH2 का खर्च हुआ था। जबकि C4 प्लांट्स में देखिए आप, फर्स्ट जो इसका स्टेबल प्रोडक्ट है वो 4 कार्बन वाला है, इसका नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन वाला। जबकि यहाँ था फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये 3 कार्बन वाला था, इसीलिए इसको C3 साइकिल बोला। यहाँ फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन वाला है, इसीलिए इसको C4 प्लांट बोला। अब यहाँ पे CO2 का जो प्रथम ग्राही है वो है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, जो 3 कार्बन वाला होता है, जबकि वहाँ होता है RUBP राइबुलोज बिसफॉस्फेट, जो कि 5 कार्बन वाला होता है। यहाँ पे एक साइकिल के अंदर 5 ATP और 2 NADPH2 का खर्चा होता है हर साइकिल में, और एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के लिए 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए ये 6 बार चलेगा। जब ये 6 बार चलेगा तो 30 ATP और 12 NADPH2 का यहाँ खर्च होता है। तो हमने सीखा भाई डार्क रिएक्शन C3 साइकिल, और विशेष प्लांट जो C3 से ज़्यादा एडवांस होते हैं, कम CO2 के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस करके ग्लूकोज बनाते हैं, वो ज़्यादा एडवांस है, उनको हमने बोला C4 प्लांट। C4 प्लांट के अंदर हमने पढ़ा क्रेंज एनाटॉमी, 2 प्रकार की कोशिकाएं, मीजोफिल सेल के साथ साथ यहाँ बंडल शीथ सेल एक्स्ट्रा होती है, और यहाँ पे जो एंजाइम होता है वो दोनों में उल्टा होता है। जो C3 साइकिल है वहाँ मीजोफिल सेल के अंदर आपको रूबिस्को मिलेगा, जबकि C4 प्लांट में बंडल शीथ सेल के अंदर रूबिस्को मिलेगा और मीजोफिल सेल में पेप्केज एंजाइम मिलेगा। आई होप आपको C3 और C4 प्लांट्स दोनों समझ में आए, और इनमें जो C3 और C4 साइकिल चलते हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।